आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये इस देश की पब्लिक हेल्थ सिस्टम की कहानी बयां करने के लिए काफ़ी है। देश के कई हिस्सों से ऑक्सीजन, रेमडेसिविर की कमी की खबरें आ रही हैं। भोपाल, इंदौर, दिल्ली और लखनऊ जैसे शहरों में अस्पतालों के बेड कम पड़ गए हैं। भारत में कोरोना के मामले जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इसके खिलाफ हमारी लड़ाई कमज़ोर होते जा रही है। वजह कमज़ोर स्वास्थ्य सिस्टम। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। भारत में पब्लिक हेल्थ सिस्टम या सरकारी स्वास्थ्य सुविधा दशकों से नज़रअंदाज की जा रही है। समाज की इतनी बड़ी बेसिक ज़रूरत पर हम आप कभी कोई चर्चा नहीं करते, लेकिन अब यह समय की मांग है कि हमें पब्लिक हेल्थ सिस्टम पर एक निष्पक्ष बातचीत करनी होगी। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको भारतीय सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की सच्चाई बताएंगे। नमस्कार, मैं आदित्य हूं और आप अनकट देख रहे हैं। शुरुआत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी NRHM से करते हैं। केंद्र सरकार की मदद से राज्यों के ग्रामीण सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस पॉलिसी की शुरुआत की गई थी। इसमें 35 से 37% खर्च की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, बाकी राज्यों की होती है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी ड्राफ्ट 2015 के मुताबिक 2015 तक इस योजना के जरिए 9 लाख सामुदायिक स्वास्थ्य वॉलेंटियर यानी आशा की नियुक्ति, 18,000 एम्बुलेंस की शुरुआत, 1,78,000 हेल्थ वर्कर्स की नियुक्ति और 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं को कैश ट्रांसफ़र करने का काम पूरा कर लिया गया था। रिपोर्ट के अनुसार कुल मिलाकर हमने अपने ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधा को पहले से 80% ज़्यादा मजबूत कर लिया था। लेकिन इसी रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात यह है कि इतना करने के बाद भी हम 20% से कम लोगों के स्वास्थ्य सुविधा को ही कवर कर पा रहे थे। इसी ड्राफ्ट के अनुसार NRHM के पूरे ढांचे को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार से जितने बजट या पैसे की जरूरत थी, एक्सपेंडिचर यानी केंद्र सरकार ने खर्च उसका महज 40% किया था। सोचने वाली बात क्या है, उस समय की सरकार जो 2014 तक सत्ता में थी, अगर उसने बजट के 40% के बजाय 80% या 100% खर्च किया होता तो आज यही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था का 20% के बजाय कम से कम 40% या ज़्यादा से ज़्यादा 50% लोगों को कवर कर रहा होता। हमें ये भी जानना चाहिए कि हमारे देश पर कैसे कैसे रोगों का बोझ है, यानी बर्डन ऑफ डिजीज़ क्या है। इससे हमें यह पता चलेगा कि हमारी सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी अच्छी है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी ड्राफ्ट 2015 के अनुसार हमारे देश में कम्युनिकेबल डिजीज़ की दर कुल रोग भार यानी टोटल बर्डन ऑफ डिजीज़ का 24.4% है। मेंटल और नॉन मेंटल रोगों की दर 13.8% है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ रोगों की दर 39.1% है। ड्राफ्ट के पॉइंट 2.7 में सरकार ने साफ साफ इस बात को माना है कि राष्ट्रीय स्तर पर कम्युनिकेबल रोगों के रोकथाम के लिए हमारी व्यवस्था बहुत छोटी है। अब बात ऐसे रोगों के रोकथाम में हमारे प्रदर्शन की। इसमें हम ये जानेंगे कि हमारी सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था रोगों को ठीक भी कर पाती है या नहीं। रोगों के रोकथाम का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि HIV जैसे कम्युनिकेबल डिजीज़, जिसका औसत जहां 2001 में 0.41% था, वहीं 2011 में घटकर 0.27% हो गया था। लेकिन इसके बाद भी 2011 में ही 21 लाख HIV के पॉजिटिव केस हमारे सामने थे और उसी साल 1,48,000 नए मामले भी सामने आए थे। इससे साफ होता है कि हम रोगों को हद तक खत्म कर देते हैं, लेकिन स्वास्थ्य सुविधा में तमाम कमियों के चलते यानी लूप होल के चलते हम उसे पूरी तरह मिटा नहीं पा रहे हैं। ट्यूबरक्लोसिस यानी TB की हालात ये है कि भारत में हर 1 लाख लोगों में 219 लोगों को TB है और 1 लाख लोगों में 19 लोगों की मौत TB के चलते होती है। दुनिया भर में TB के मरीजों का 1/4 हिस्सा भारत में रहता है। अब बात क्वालिटी केयर की। पहले जानते हैं कि क्वालिटी केयर है क्या। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का एक मानक है, जिसका मतलब है कि लोगों को वो स्वास्थ्य सुविधा उसे तब मुहैया कराई जाए जब उसे उसकी ज़रूरत हो, यानी समय पर। उसमें ना तो देर हो ना ही अनियमितताएं हों। इसको समझने के लिए हम गर्भवती महिलाओं को मुहैया कराई जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं को सैंपल के तौर पर रखते हैं। देखेंगे क्या? हम ये देखेंगे कि क्या गर्भवती महिलाओं को वो तमाम ज़रूरी सुविधाएँ जैसे दवाइयाँ, न्यूट्रिशन आदि समय पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का यह मानक है कि सभी गर्भवती महिलाओं के लिए कम से कम 3 प्रसव पूर्व जांच जरूरी है। लेकिन भारत में 2015 तक 90% गर्भवती महिलाओं की केवल 1 प्रसव पूर्व जांच हो पाती थी। 13% गर्भवती महिलाओं का टिटनेस टीकाकरण नहीं हो पाता था। 79% गर्भवती महिलाएं जरूरी AFA टैबलेट से वंचित रह जाती थी
और 12 से 33 महीने के नवजात बच्चों में से 39% बच्चों को पूरा टीकाकरण नहीं मिल पाता था। जर्नल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ के मुताबिक अभी भी गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों की देखभाल में पिछले 15 सालों से कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है। अब सवाल उठता है कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम की इतनी जर्जर हालत क्यों है? तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि भारत दुनिया के उन देशों में एक है जो अपने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सबसे कम खर्च करता है। नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टीमेट 2015-16 के मुताबिक भारत के सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर यानी GHE 1,62,863 करोड़ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है? सरकार द्वारा स्वास्थ्य व्यवस्था पर किए जाने वाले कुल खर्च को गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर GHE कहते हैं, जो कि टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर यानी THE का यानी सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के कुल खर्च का महज 30% है। यानी कि 100 रुपये का खर्च है और हम केवल 30 रुपये खर्च कर रहे हैं। यही नहीं, सरकारी स्वास्थ्य सुविधा पर पिछले 15 साल से हम इतना ही खर्च करते आए हैं। 2004 में उस समय की मनमोहन सरकार ने यह वादा किया था कि अगले 5 साल तक उनकी सरकार सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का 2 से 3% स्वास्थ्य पर खर्च करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के माध्यम से कुछ इसी तरह का वादा मोदी सरकार ने भी किया था। सरकार ने पॉलिसी में लिखा था कि उसका लक्ष्य 2025 तक गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर उसे GDP का 2.5% कर देगी। फरवरी 2021 में पेश किए गए आम बजट में ही इतने खर्च का प्रावधान किया गया है, जबकि मोदी सरकार में इससे पहले के बजट पर इतना खर्च नहीं किया गया। और सिर्फ एक बजट में काम नहीं होगा, कम से कम अगले 10 बजट ऐसे ही होने चाहिए। पिछले 15 सालों से भारत पब्लिक हेल्थ यानी सरकारी स्वास्थ्य पर अपने GDP का औसतन 1% से भी कम खर्च कर रहा है, जो कि प्रति व्यक्ति खर्च यानी सरकार द्वारा एक व्यक्ति के स्वास्थ्य पर किया जाने वाला खर्च के हिसाब से श्रीलंका और इंडोनेशिया से भी कम है। इसी वजह से भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जो पब्लिक हेल्थ पर सबसे कम खर्च करता है। सरकार खुद इस बात को नेशनल हेल्थ पॉलिसी ड्राफ्ट 2015 में मान रही है। WHO के हेल्थ फाइनेंसिंग प्रोफाइल 2017 के मुताबिक भारत के लोग अपने कुल खर्च का 2/3 हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च करने को मजबूर हैं, जबकि दुनिया के लोगों का औसत 18.2% है। 63% भारतीय हर साल इसके चलते गरीबी का सामना करते हैं। विश्व बैंक के अनुसार भारत में 1000 व्यक्ति के लिए केवल 0.7 बेड है। 1000 लोगों के लिए केवल 0.85 फिजिशियन यानी डॉक्टर हैं। ये हालत पूरी तरह से विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों की धज्जियां उड़ाने वाली है। भारत में हर 4 में से एक व्यक्ति पर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से मरने का खतरा हमेशा बना रहता है। भारत में सरकारी स्वास्थ्य सुविधा या पब्लिक हेल्थ सर्विस की हालत जर्जर है। न उसके पास रोगों को ठीक करने की ताकत है और न ही ज़्यादा लोगों का इलाज करने की व्यवस्था है। आपने तो सुना ही होगा कि फला ने एम्स में नंबर लगाया है, उन्हें 6 महीने बाद की डेट मिली है। इसी के चलते लोग मजबूरी में निजी या प्राइवेट अस्पतालों में जाने को मजबूर हैं, जो बहुत ज़्यादा महंगा है, जिसके चलते हर साल भारत के 63% लोग गरीबी का सामना करते हैं। अब आप सोचिए कि ऐसी सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था से जो ना तो आम रोगों से लड़ सकती है और ना ही ज़्यादा लोगों का इलाज कर सकती है, वो कोरोना से कैसे लड़ेगी? वो भी तब जब लाखों लोग एक साथ इसके चपेट में आ रहे हैं। बड़ा स्वास्थ्य पैकेज और भारी सतत निवेश यानी लगातार इन्वेस्टमेंट यूनिवर्सल हेल्थ सर्विस यानी UHC को मुहैया करा पाने के लिए जरूरी है। कोरोना ने यह साबित कर दिया है कि UHC के लक्ष्यों को हासिल करना जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, UHC होता क्या है? आइए समझते हैं। UHC विश्व स्वास्थ्य संगठन का बनाया हुआ एक गोल या लक्ष्य है, जिसे दुनिया के कम से कम हर उन देशों को हासिल करना है जो कि विकासशील हैं या विकसित हैं। UN के सभी सदस्य, जिसमें भारत भी शामिल है, इसको लेकर अपनी सहमति जाहिर कर चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पूरी दुनिया की आधी आबादी आज भी ठीक ठाक स्वास्थ्य सुविधा से दूर है। विश्व में 100 मिलियन लोग मेडिकल खर्च के चलते गरीबी का सामना करते हैं और 939 मिलियन लोग अपने घरेलू खर्चे का 10% स्वास्थ्य सुविधाओं पर लगा देते हैं। इन्हीं मुश्किलों को कम करने के लिए या किसी भी आपात से निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने UHC का कंसेप्ट लाया था। UHC का मतलब सभी लोगों और पूरे समुदाय के लिए आसान स्वास्थ्य सुविधा हो, यानी ऐसी पब्लिक हेल्थ सर्विस जो यूनिवर्सली सबको कवर कर सके, जिसके अंतर्गत तमाम तरह के स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य से जुड़ी साक्षरता, अच्छा खान पान और वह सब कुछ आता है जो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है या स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है।
लेकिन पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्ड या कुशल मैन पावर इसका बेसिक है। बिना किसी आर्थिक समस्या के सभी को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाए, यह इसका लक्ष्य है। अमेरिका समेत दुनिया के कई देश यूएससी को अपने सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एजेंडे में ला चुके हैं। अमेरिका ने तो 12 दिसंबर 2019 को इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे पर इसकी घोषणा भी कर दी कि वह इसे 2030 तक पूरा कर लेगा। क्या आपको नहीं लगता कि अब भारत को भी इस दिशा में सोचना चाहिए? मौजूदा वातावरण और भौगोलिक स्थितियों में हो रहे तेजी से बदलाव के चलते दुनिया में कभी भी कोरोना जैसा संकट आ सकता है। इसलिए हमें एक जिम्मेदार समाज के तौर पर इस विषय पर एक गंभीर चर्चा करनी पड़ेगी। यह रिपोर्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी ड्राफ्ट 2015, नेशनल हेल्थ अकाउंट 2015-16, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, विश्व स्वास्थ्य संगठन के हेल्थ फाइनेंसिंग प्रोफाइल 2017 और विश्व बैंक के फाइंडिंग के आधार पर तैयार की गई है। इसे बनाने में पूरे 2 दिन लगे हैं। आप कमेंट बॉक्स में रिपोर्ट के संदर्भ में अपनी टिप्पणी, सुझाव या सवाल छोड़ सकते हैं। ऐसे ही तमाम रिसर्च बेस्ड खबरों के लिए देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।